स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आप सभी का आवाज सुन पा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है, आज हम लेकर आए हैं विषय जो है हमारी अर्थव्यवस्था, अध्याय 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। ये पहला पाठ है अर्थव्यवस्था का 10वीं कक्षा का बिहार बोर्ड का। तो आज हम लोग इसके बारे में आपको हम एमसीक्यू कराते चलेंगे, मतलब 1 नंबर वाला। साथ में इस चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण पार्ट है सब बताएंगे। साथ साथ आपसे ये हम बता दे रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि सर ये दीजिए, पीडीएफ दीजिए, तो पीडीएफ के लिए हम आपसे क्या बोले हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक क्या बोलते हैं उसको, एक लिंक दिए हुए हैं आपको इसका, टेलीग्राम का। उस पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप एक बना है, ज्ञान गंगा के नाम से हम बनाए हैं। तो उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा और उसी ग्रुप में हम पीडीएफ डाल देंगे, सभी लोग के पास चला जाएगा। ये हम बता रहे हैं। तो आप लोग अपने खाली बना के कह रहे हैं कि सर भेजिए, 3-4 लोग आज दिन भर में सर भेज दीजिए इस पर। वैसे हम नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिएगा तो वो लेके जाएगा टेलीग्राम पर, और वहां पर एक ज्ञान गंगा ग्रुप मिलेगा, ज्ञान गंगा चैनल, उस पर आप उसमें जुड़ जाइए, उसी में डाल देंगे, ठीक ना। अब किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? गुड इवनिंग। पंखा बंद करिए। बोलिए, कुछ समस्या है उसको जो हम बता रहे हैं आपको समझने में? नहीं है तो चलिए अब शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले अर्थव्यवस्था आज चालू कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था के बारे में बता दें। अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। जिनको याद हो रिवीजन कीजिए, जिनको याद नहीं हो नोट कीजिए या फिर बढ़िया से याद कीजिए। एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का, जैसे ये जो पढ़ने वाला है, ये अर्थव्यवस्था का जो हम लोग का किताब है, उसका पिता बोला जाता है आधुनिक समय में। ऐसे अर्थशास्त्र किताब के लेखक जब पूछेगा तो वो चाणक्य होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है तो उसके बारे में आप कहेंगे चाणक्य। लेकिन अर्थव्यवस्था के पिता किसको कहते हैं तो एडम स्मिथ। ठीक हो गया। पूरे विश्व में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था है, बढ़िया से समझिएगा। पूरे विश्व में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था है। पहला है समाजवादी, दूसरा है पूंजीवादी और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें देश के सारा प्रक्रिया यानी आर्थिक प्रक्रिया निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, ठीक। और समाजवाद पर आते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रिया का सारा मतलब सिस्टम, आर्थिक प्रक्रिया का सारा पद्धति सरकार के हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथ में कुछ नहीं होता है। तो एग्जाम्पल लीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है अमेरिका। समाजवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है चाइना। अब इन दोनों के मिश्रण से जो बना है, यानी जिस देश में अर्थव्यवस्था चलाने के लिए निजी व्यक्ति और सरकार दोनों की भागीदारी हो, तो वैसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि अपने भारत में है। समझने के लिए हम आपको बताते हैं। आपको मान के चलिए कहीं जाना है तो प्राइवेट बस भी मिलता है, सरकारी बस भी मिलता है, दोनों उपलब्ध हैं। आप अभी आप जैसे यूज कर रहे हैं तो आपका सिम हो सकता है कि किसी का प्राइवेट हो, जैसे जियो हो, एयरटेल, इसके बाद में वीआई हो, ये सब हो गया प्राइवेट यानी निजी कंपनियां।
सार्वजनिक में कौन सा हो जाएगा? BSNL। ठीक है, इतना तक ठीक है, समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका एग्जाम्पल भारत, निजी अर्थव्यवस्था अमेरिका और साम्यवादी अर्थव्यवस्था चाइना। दोनों को मिश्रण से जो बनता है उसको मिश्रित बोलते हैं, जो कि अपने भारत में है। एग्जाम्पल आपको देकर समझा दिए। अब समझिए कि भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को कहते हैं, यानी कि भूमि के नीचे, भूमि पर और भूमि के ऊपर से जहां से भी आप वस्तु को लेकर आते हैं, उत्पादन करते हैं, उपजाते हैं, तो ये सब आ जाएगा प्राथमिक सेक्टर में। इसी में आपका कृषि और कुटीर उद्योग भी शामिल है। दूसरा सेक्टर में आता है विनिर्माण। विनिर्माण किसको बोलेंगे? प्रथम सेक्टर से जो वस्तु आया है उससे कोई नया वस्तु यदि आप बना रहे हैं तो कहेंगे कि आप विनिर्माण में हैं। जैसे जैसे बताते हैं, हम कमेंट देख रहे हैं, आपका ये वाला कमेंट कि कोई कुछ पूछ तो नहीं रहा है, तो अभी तो सब सही है। साथ में वीडियो को थोड़ा ये कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग देखें। मोटिवेशन मिलता है, वैसे थोड़ा प्रेरणा मिलता है वीडियो बनाने का, और भी इच्छा होता है अगर सब्सक्राइबर बढ़े, व्यू बढ़े और लोग इससे ज़्यादा जुड़े, तो जोड़ने का काम तो आप ही लोग करेंगे, क्योंकि बेस तो आप ही लोग हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार में हम आपको बताएं। दूसरा आप बता रहे थे विनिर्माण क्या है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र से आया है उससे कोई नया वस्तु यदि बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे विनिर्माण। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए गन्ना से चीनी बनाना, गन्ना से चीनी, ये पहला हो गया। दूसरा हेमाटाइट से लोहा, लोहा से फिर रॉड। समझ में आ रहा है ना? अयस्क में एक और ले लीजिए, जैसे अल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट से अल्युमिनियम, अल्युमिनियम से बर्तन। ये सब विनिर्माण में हो गया। ठीक ना? अब ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो रॉड लगा है वो डायरेक्ट भूमि से निकला है, नहीं, वो प्राथमिक सेक्टर में आया, जो खनन हुआ। जैसे कोयला पहले निकला, वो खनन जहाँ पर हुआ वो प्राथमिक था। अब कोयला से कोई दूसरा वस्तु बनाया गया तो उसको फिर विनिर्माण कहेंगे। और तीसरा क्या है? तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सर्विस क्षेत्र। तो इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेवा देता है, उसके बदले में पैसा लेता है, इस पूरे प्रक्रिया को कहेंगे सेवा क्षेत्र। चलिए इसको विस्तार में बताते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न ज्यादा पूछता है परीक्षा में, सेवा क्षेत्र के बारे में। तो सेवा क्षेत्र में देखिए क्या होता है कि पहले कार्य समझ लीजिए, कार्य क्या है। अब फिजिक्स में, साइंस में यदि आप पढ़ेंगे तो कार्य का परिभाषा क्या है? W बराबर होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। लेकिन अर्थव्यवस्था में कार्य का परिभाषा थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि कार्य 2 प्रकार का होता है, एक होता है आर्थिक क्रिया और एक होता है गैर आर्थिक क्रिया। तो अर्थव्यवस्था में कार्य का एक ही अर्थ होगा, आप कोई भी चीज को यदि कर रहे हैं और उससे पैसा यदि मिल रहा है तो उसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया आपने किया। अब वैसा काम जो आप दिन भर कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ भी आपको नहीं मिला, तो ये हो गया गैर आर्थिक क्रिया। ठीक, एग्जाम्पल लीजिए, कोई शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ा रहा हो तो उसके बदले में उसको पैसा तो मिलेगा नहीं। कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल कर रही हो तो उसके बदले में उसको पैसा तो नहीं मिलेगा। तो ये सब हो गया गैर आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रिया क्या है? टीचर द्वारा दूसरे के बच्चों को पढ़ाना, नाई द्वारा बाल बनाना, डॉक्टर द्वारा मरीजों की देखभाल करना। अपने घर के मरीज नहीं, अपने घर के मरीज को अगर सेवा करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो वो गैर आर्थिक में चला जाएगा। सब मिला जुला के ये समझिए कि जहाँ से पैसा आपको मिल रहा है काम के बदले में, तो उसको आर्थिक क्रिया, अन्यथा बाकी सब गैर आर्थिक क्रिया। जहाँ से यदि पैसा, अब दिन भर काम में व्यस्त हैं, दुर्गा पूजा में, छठ में पूरा दिन भर काम किए, दूसरे के घर में शादी विवाह है, पूरा काम चल रहा है, सुबह से शाम तक एकदम व्यस्त है, शाम को मिला क्या? कुछ भी नहीं था, सब गैर आर्थिक क्रिया था। आर्थिक क्रिया तभी कहेंगे
उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? शादी विवाह में जैसे मान लीजिए गए, दिन भर काम किए, सेवा किए, शाम को मिलेगा सिर्फ खाने को, तो ये आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे। ठीक समझ में आ रहा है? एक बार हाँ बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से रिपीट करेंगे। बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है या फिर से बताएँ? जो चीज़ अभी बताएँ, जैसे क्रिया के बारे में बताएँ, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया, अर्थव्यवस्था के प्रकार, भारत में अर्थव्यवस्था के कितने भागों में बाँटा गया है, सब बताइए। ये हाँ, चलिए एक आदमी तो कम से कम कुछ कहा। अंगुली भैया कम से कम हिलाया करो यार। ऐसा लग रहा है ना मोबाइल लेके बैठ गए हैं, कुछ मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अपने में किसी प्रकार का कोई भी बात मत किया कीजिए। सिर्फ़ जो भी बात हो हमसे कीजिए। काहे से कि क्लास में तो आप लोग आपस में बात करते ही हैं। अब ऑनलाइन में भी आपस में अगर बात कीजिएगा तो वो ठीक नहीं है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं हम अब। हुँ, अनिकेत। हाँ, 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 वही अनिकेत। चलिए ठीक है, सभी लोग समझ गए हैं कि इतना तक समझ में आ रहा है। हम आपको लिए चलते हैं अब 1 नंबर वाला प्रश्न पर और कराते हैं, जो भी उसमें और क्वेश्चन मिलेगा तो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है? तब तक आप लोग ये बताइए कि अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए। प्रदीप कुमार सर, हाँ बोलिए। चलिए आ गए हम लोग। अध्याय 1 हमारी अर्थव्यवस्था, 20 एमसीक्यू प्रश्न इसमें हम लिए हैं। पहला प्रश्न पर हैं हम लोग। ठीक ना? 16 लोग जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइए और भी लोग। तो एक काम करते हैं, चलिए लिखने वाला थोड़ा फॉर्मेट बढ़िया बना लेते हैं, इसके बाद आपको हम बताते हैं। इसमें कलर ले लिया जाए, उजला कहीं है, उजला कहीं भी नहीं है, चारे कलर दिया हुआ है। चलिए तो पीला का यूज करते हैं या फिर रेड ले लेते हैं, चलिए रेड भी ठीक है। हालांकि ब्लैक पर रेड उतना बढ़िया नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी पर काम चल जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारत में अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो पहला प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए, हम आपको बता रहे हैं। 3 प्रकार का भी बताएं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि पहला में उत्पादन वाला क्षेत्र, दूसरा है विनिर्माण और तीसरा है सेवा क्षेत्र। इसमें कितना आंसर हो जाएगा? बी। इसके बाद अगला प्रश्न पर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? तो इसमें आपका हो गया क्या? मत्स्य पालन, बैंकिंग, व्यापार, परिवहन। बताइए। मत्स्य पालन, बैंकिंग, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा उत्तर आता है? अंकित यादव बी, मत्स्य पालन। बहुत बढ़िया, गुड। ये लोग सीखा है। अमोद आर्या बी, बहुत बढ़िया। और भी लोग बता रहे हैं, करुणामय, सभी लोग जुड़े हैं, बहुत खुश हूँ कि आप लोग जो पढ़ने वाले हैं लोग जुड़े हुए हैं। प्रदीप कुमार, इनका भी उत्तर बी है, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद में अगला पर चलते हैं। अगला है, द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में सेवा प्रदान करना,
कृषि करना, निर्माण कार्य करना, वाणिज्यिक बैंक चलाना। बताइए इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? करुणा में भी द्वितीय क्षेत्र में कृषि करना नहीं आएगा। सेवा, ये देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। निर्माण कार्य करना ये होगा, सी वाला, निर्माण कार्य करना, ये सही है इसमें। निर्माण कार्य करना द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो निर्माण कार्य करना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर दे दिया है उत्तर, इसको हम ये कर देते हैं ताकि आप देख ना पाए। सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र को किस नाम से? 3 के सी, 4 का बताइए। 4 का सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है बी। सेवा क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र नहीं कहते हैं। थोड़ा सा जूम करो। ज्यादा ना प्रश्न कटता। और कटी दूसरा आई तो बड़ बड़ प्रश्न कटी फिर। चलिए, सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पहले आपको बताएं कि पहला जो है उत्पादन क्षेत्र, दूसरा जो है विनिर्माण, और तीसरा जो है सेवा क्षेत्र। इसमें क्या पूछा है? सेवा क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो तीसरा तृतीय क्षेत्र। हाँ, पवन इनका ठीक है। पवन सी, करुणा में 4 का सी, ये 4 चल रहा है। हाँ, ये अब सब ठीक हुआ, सी ठीक। अगला पर चलिए, जीडीपी का पूरा देखिए, जीडीपी आ गया। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कुछ, तब जाके आगे बढ़ा जाएगा। जीडीपी समझिए, जीडीपी क्या है या राष्ट्रीय आय क्या है, दोनों को बताते हैं। एक साल में, एक वर्ष यानी एक वित्त वर्ष कहिए, एक वित्त वर्ष कहाँ से? 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को एक वित्त वर्ष कहते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को एक वित्त वर्ष कहते हैं। इस दौरान कुल वस्तु के मूल्य प्लस में कुल सेवाओं के कुल मूल्य के योग को जीडीपी कहेंगे। फिर से डिफिनेशन एक बार फिर से बता रहे हैं। एक वर्ष यानी एक वित्त वर्ष के दौरान कुल वस्तु तथा कुल सेवाओं के कुल मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय या फिर जीडीपी कहेंगे। जीडीपी, जीडीपी अंग्रेजी में तो इसको कहेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में अब देखिए क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में इसको कहते हैं। अच्छा, तो जीडीपी में जीडीपी के बाद होता है जीएनपी। जीएनपी एक होता है एनएनपी, बढ़िया से समझिएगा, एनएनपी। अब जीडीपी से निकलता है जीएनपी और जीएनपी से निकलता है एनएनपी। इससे निकलेगा, इससे ये वाला निकलता है और फिर इससे निकलेगा ये वाला। अब समझाते हैं कैसे, क्या होता है इसमें। जीडीपी में देखिए, हम बोले कि पूरा एक साल के वस्तु प्लस सेवा के कुल मूल्य के योग को कहते हैं जीडीपी, ठीक। अब जीडीपी में पिछले वित्त वर्ष में या उसके पिछले वित्त वर्ष में जो वस्तु या सेवा बना है, अगर वो उस वर्ष में नुकसान हो गया, जैसे एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी बहुत पुराना बना है, मान लीजिए 2024-25 या 25-26 के साल में वो खराब हो गया, खत्म हो गया, तो वो तो संसाधन आपका नष्ट हो गया। प्लस में सेवा कैसे नष्ट होगा? मान के चलिए कि कोई देश के व्यक्ति हैं जो कि देश के लिए काम कर रहे हैं। ये एक बात याद रखिएगा, देश में जितने भी नागरिक हैं वो काहे ना 100 रुपया कमाए, वो 100 रुपया देश के इसमें जीडीपी में जुड़ता है।
अगर कोई व्यक्ति कमाने वाला उस वर्ष उसका निधन हो गया तो फिर क्या होगा? आगे वो नहीं अब कमा पाएगा ना, पैसा उत्पादन नहीं कर पाएगा वो, अब पैसा अर्जित नहीं कर पाएगा वो। तो जब पैसा अर्जित नहीं कर पाएगा तो उसका घटेगा, वो वाला पैसा घटेगा। इसके अतिरिक्त जो गाड़ी के बारे में जो बताएँ कि गाड़ी गिर गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी नुकसान हो गया या मुरझा गया, खत्म हो गया, तो उसका मूल्य घटेगा। तो सब मिला-जुला के आप ये याद रखिए कि जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ये होता है। इसमें लिखेंगे आप जीएनपी में कि जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, तब आता है आपका जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद में आते हैं एनएनपी पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे निविल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये कैसे निकलता है? तो जीएनपी माइनस विदेशी लोग द्वारा अपने देश में कमाया गया धन प्लस यहाँ के नागरिक यानी भारतीय नागरिक द्वारा विदेशों से अर्जित आय वो जोड़ाएगा। देखिए ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसान टॉपिक है। एनएनपी में क्या होगा कि जीएनपी जितना लाए उसमें अब क्या होता है कि मान लीजिए बांग्लादेश के, श्रीलंका के, भूटान के, म्यांमार के लोग अपने भारत में आके काम कर रहा है, तो यहाँ से भारतीय रुपया लेकर अपने देश में जाएगा तो अपना पैसा घटेगा, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ के लोग जाके दूसरे खाड़ी देश में या विदेशों में काम कर रहे हैं, वहां से पैसा फिर लेकर अपने देश में आए तो ये जुड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एक को मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y। तो एनएनपी बराबर लिखा जाता है कि जीएनपी प्लस x माइनस y। x क्या है? अपने देश के नागरिक द्वारा दूसरे देश में अर्जित आय, और y क्या है? विदेशी नागरिक द्वारा भारत से अर्जित आय। क्लियर है? अभी हम जो जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में बता रहे हैं वो क्लियर है या फिर से बताएं? इसमें अब 5 के देखिए कौन सा हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये वाला। अच्छा 5 का बी, ठीक है। जिन लोगों ने बी कहा है वो सब सही है। चलिए करुणा में, यस सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद उत्तर देने के लिए। क्लियर। अच्छा अनिकेत, प्रदीप कुमार बी, ठीक। अगला प्रश्न क्लियर है सर? ओके, चलिए अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? अब देखिए कितना आसान प्रश्न, लेकिन आसान है, इम्पोर्टेंट भी उतना ही है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आसान तब हो गया जब आपको हम शुरू में बता दिए, तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पर दोनों फैसिलिटी उपलब्ध है, निजी भी है और सरकारी भी है, इसलिए इसको बोलते हैं, माने भारतीय अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया है, यहाँ पर आप लोग से हम पूछेंगे अभी, रुक जाइए। इस पीपीटी में आंसर टाइप कर दिया है कोनों कोनों में, तो जब आंसर आप देख लीजिएगा तो कैसे होगा। हाँ अब बताइए, सार्वजनिक क्षेत्र में कौन आता है? सार्वजनिक क्षेत्र किस क्षेत्र को बोलेंगे? तो पहले हम आपको बता देते हैं सार्वजनिक क्षेत्र किस क्षेत्र को बोलते हैं। सरकार द्वारा संचालित जितना भी कंपनियां हैं, जितना भी जैसे देश में जो भी चीज चल रहा है सरकार के द्वारा योजनाएं हैं, उन सभी को सार्वजनिक बोलते हैं, या सरकार की संपत्ति को सार्वजनिक कहेंगे। जैसे सड़क, जैसे रेलवे स्टेशन, जैसे रेलवे, जैसे और भी बहुत सारा खेल का मैदान वगैरह, जिस पर सरकार का अधिकार हो उस जगह को, उस संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति कहेंगे। तो इसमें आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 6 का सी,
सभी लोग एक साइका खान 7 का ए, टाटा समूह ये प्राइवेट है, रिलायंस प्राइवेट है, विप्रो प्राइवेट है, तीनों नहीं होगा। भारतीय रेल सरकारी है, सी। बढ़िया से जो हम आपको बता रहे हैं, स्पीच में समझा रहे हैं, वो पहले समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान से समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहिए कि सर यहाँ रुकिए थोड़ा सा, फिर से रिपीट कीजिए, तो हम करेंगे, लेकिन अंदाजे पर नहीं कीजिए उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रेल, ये सरकार द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न देखिए, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। निजी क्षेत्र जितने भी हैं, ठीक ना, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य, निजी क्षेत्र मतलब आप जैसे कोई व्यवसाय किए हैं, आप दुकान खोले हैं, आप कोई में ये किए हैं, कंपनी खोले हैं, आप कोई संस्था चला रहे हैं, आप एनजीओ चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या रहेगा? प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट लेना। तो इसमें देखिए, जन सेवा, लाभ कमाना, योजना बनाना, उत्पादन नियंत्रित करना, तो इसका सीधे सीधे उत्तर आप करेंगे लाभ कमाना। आठ का बी, आठ का बी, आठ का बी, ठीक, आठ का बी। अच्छा, ये करुणा मैं पूछ रहे हैं विप्रो का मतलब क्या होता है? हाँ चलिए, हम ध्यान नहीं दिए, फिर से बता देते हैं आपको। देखिए, विप्रो का मतलब, विप्रो एक आईटी सेक्टर का निजी कंपनी है, ठीक ना। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक कंपनी है, जैसे टाटा कंपनी है ना, उसी प्रकार विप्रो भी एक प्रकार की कंपनी है जो आईटी सेक्टर की है। ठीक, क्लियर है? सर हम पूछ रहे हैं, हाँ पूछिए। अंकित कुमार का पूछ रहे हैं। बता दिए? हाँ यस सर, करुणा मैं पूछे थे, उनका उत्तर हम दे दिए। अंकित, अंकित कुमार सर हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सर? 7 नंबर का आंसर के विप्रो, विप्रो मतलब बताए ना, विप्रो बता दिए अभी। विप्रो एक प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, जो कि आईटी सेक्टर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना वाला से, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब हार्डवेयर, ये सब का काम करती है विप्रो। 9 का डी, 9 का डी सब लोग बता रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो ये 9 का डी जिन लोगों ने बताया है गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार का उद्देश्य क्या होता है? रोड काहे बनवाती है? आपके सुख सुविधा के लिए। नहर काहे सिंचाई के लिए बनवाई है? जनता के सुख सुविधा के लिए। भले उसके बदले में उसको कर मिल रहा है, लेकिन सरकारी जो उपक्रम होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो ये होगा आपका जन कल्याण, बी होगा। निजी क्षेत्र के बारे में कहेगा तो आप कहिएगा कि सीधे सीधे प्रॉफिट लेना, यानी कि मुनाफा कमाना उसका उद्देश्य होता है। कोई भी आप दुकान खोलिएगा तो आपका उद्देश्य क्या होगा? कि हम कमाएं। लेकिन सरकार का उद्देश्य सिर्फ कमाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है जन कल्याण। नहीं तो समझिए कि जहाँ पर 500 आबादी है, जहाँ पर 500 आबादी है, वहां पर सरकार पक्की सड़क क्यों बनवाएगी? उसको उससे क्या फायदा होगा? 500 लोग उसको इतना टैक्स दे देंगे कि रोडवा का खर्चा निकल जाए? नहीं ना, नहीं। तो उसका उद्देश्य होता है जन कल्याण। अगला प्रश्न पर चलते हैं। मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ को मिलाकर क्या कहते हैं? मजदूरी, 9 का भी हो गया, इसमें बताइए 10 नंबर। मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ को मिलाकर क्या कहते हैं?
10 का बताइए। उत्पादन, आय, पूंजी, कर, कौन सा होगा? 10 का सी पूंजी, 10 का बी आय। प्रदीप कुमार आपका सही है। 10 का ये होगा बी आय। बी जिन जिन लोगों ने उत्तर किया है उनका सही है। देखिए, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ, इस सब मिला जुला के आय होता है। मजदूरी कीजिएगा पैसा मिलेगा, वेतन मिलता है पैसा के रूप में, ब्याज, ब्याज का मतलब कि आप पैसा किसी को दिए, कहीं भी फाइनेंस पे दिए, चाहे कोई आदमी को दे दिए, उसके बदले में आप ब्याज ले रहे हैं तो वहां से भी आय होगा। और ये है लाभ, आप कहीं बिजनेस में पैसा लगा दिए, निवेश कर दिए, वहां से जो होगा, मान लीजिए कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदे, 55 रुपए में बेच दिए, तो 5 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो जो लाभ है वो किस में जाएगा? आय में। आपका बढ़ रहा है, पैसा मिल रहा है, तो इस सब का उत्तर हो जाएगा कितना? 10 के सही उत्तर बी है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग। रोजगार का अर्थ क्या है? पढ़ाई करना, सरकारी नौकरी, आय अर्जित करने हेतु कार्य करना, किसान होना। तो बहुत आसान प्रश्न है, अपने से बन जाना चाहिए। उत्तर बताइए। 11 के सी, सी सी सी, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आय अर्जित करने हेतु कार्य करना, मतलब कि कमाने के लिए कार्य करना रोजगार का अर्थ होता है। अब बेरोजगारी किसे कहते हैं यहीं पर जान लीजिए। बेरोजगारी कब कहेंगे? बेकारी और बेरोजगारी जानते भी होंगे कुछ लोग, हम क्लास में कई एक बार बताए हैं, फिर से आज एक बार बता दे रहे हैं। बेकारी या बेरोजगारी वह स्थिति, चाहे वैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति योग्य भी हो और प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार भी हो, फिर भी उसे कार्य नहीं मिले, इस स्थिति को बेरोजगारी या बेकारी कहते हैं। जिनको समझ में नहीं आएगा अपना कहेंगे, फिर से हम बता देंगे। बारह पर आ गए हम लोग। असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है? असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में हम आपको पहले ही ये बता दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। अगला जो भी प्रश्न आएगा आप बनाते चलिएगा। 11 का सी उत्तर लोग कर रहा है, कोई सुरक्षा नहीं। हाँ, कोई सुरक्षा नहीं इसका सही उत्तर होगा। असंगठित क्षेत्र प्राइवेट क्षेत्र को कहते हैं, संगठित क्षेत्र माने सरकारी क्षेत्र, बस इतना समझिए। सरकारी माने सार्वजनिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, और असंगठित क्षेत्र माने प्राइवेट क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई सुरक्षा नहीं। ये 13 पर चलते हैं। 14 पर आ गए, 13 पर। संगठित क्षेत्र में क्या शामिल है इन चारों में से? बैंक, खेतिहर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार। ये तीन गो एक ही जैसन है, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? 13 का ए, बैंक। बहुत बढ़िया, 13 का ए हो जाएगा बैंक। संगठित, चूंकि हम कह दिए कि सरकारी, तो सरकारी मतलब जो सरकार के संचालन में देखरेख में चलता हो। ये क्षेत्र नहीं, ये तीनों तो क्षेत्र है ही नहीं। खेतीहर मजदूर तो ये एगो निजी आदमी होगा। दिहाड़ी मजदूर तो ये पर डे काम करने वाला एगो निजी आदमी। घरेलू कामगार, घर में काम करने वाला मजदूर। तो ये तो एक हो गया, लेकिन है जो बैंक है, बैंक जो है क्षेत्र है एक। अगला पर, किसान किस क्षेत्र में आता है? अब इसमें हमको बताना नहीं पड़ना चाहिए। किसान किस क्षेत्र में आता है? 13 का ए हो गया, ठीक है। 13 का ए नहीं होगा। 13 का कौन सा बोला है जी? 13 का ए के 13 का, हाँ 13 का ए, ठीक है बैंक। 13 का ए। 14 बताइए। 14 पर आर्म एक्ट क्या है सर? ये पूछ रहे हैं यशराज भैया। यशराज, अभी अर्थव्यवस्था का पढ़ाई चल रहा है, आप आर्म एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, आर्म एक्ट कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस में है ही नहीं।
हम आर्म एक्ट के बारे में आपको बता देंगे, लेकिन आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं ना, तो आप विषय से ही संबंधित अगर पूछिएगा तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की पढ़ाई हो रही है, आप कह रहे हैं कि आर्म एक्ट क्या है? प्लीज आप लोग जो विषय चल रहा है उसी से संबंधित कुछ पूछिए, जो भी पूछना हो, ठीक ना? आप अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भी पूछिए, हम इस सेशन में उत्तर देंगे, लेकिन इससे हट के अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप ही तक सीमित नहीं है। ये आज मान लीजिए कि आप 17, 18, 20 लोग देख रहे हैं, लेकिन बाद में कौन-कौन से लोग देखेंगे, तो इससे हम अभी फिलहाल नहीं हटेंगे। तो इसमें चलते हैं, किसान किस क्षेत्र में आते हैं? उत्तर आप लोग ने दिया 14 का सी, 14 का सी, बहुत बढ़िया। प्राथमिक क्षेत्र, जिन-जिन लोगों ने सी कहा है, सही है। तैयारी का मतलब होता है कि आप एक पकड़ लिए, उसको पूरा पहले ये कीजिए, पूरा उसको क्लियर कीजिए, फिर अब इधर-उधर का दिमाग भटकना ये जैसे इसको तैयारी नहीं बोलते हैं। भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? इसका उत्तर बताइए। भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? कार्यरत कटा हुआ है, 15 बताइए, 15। पंकज कुमार सी, 15 का सी, बहुत बढ़िया। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोग। अब दूसरा क्षेत्र पर आते हैं। कृषि क्षेत्र के बाद सब कोई बता लिया, अब मेरा बात सुनिए पहले। कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र दूसरा है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है? इसका उत्तर अभी हमको दीजिए, अब हम आपसे पूछ रहे हैं। 15 का सी ठीक हो गया, 15 अब छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, हो गया कृषि क्षेत्र। अभी जो पूछे हैं उसका उत्तर दीजिए, ध्यान से समझिए। कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला है? पहले ये वाला बता दीजिए, देखते हैं कौन उत्तर देते हैं पहले। काहे जी सब कोई रुक गया? बोलिए। नहीं पता है? नहीं पता है तो कहिए कि सर नहीं जानते हैं। कृषि क्षेत्र के किसका बीसी अभी तक कर रहे हैं? इसमें बीसी हम कहाँ पूछो, हम तो डायरेक्ट पूछे हैं कि कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला है? इसका उत्तर देना है आपको। अमोधार्या सी, इसका ठीक है, इसका सी हो गया, 15 का सी। अभी जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए जल्दी से। नहीं जानते हैं प्रदीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद ये कहने के लिए कि कम से कम आप ये तो कह रहे हैं, ये यानी सीरियस तैयारी कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थी को हम पहचानना जानते हैं। और कोई बताया गैर कृषि क्षेत्र, ई कौन सा बात हुआ? एक कृषि क्षेत्र, एक गैर कृषि क्षेत्र, ई आंसर सही नहीं है। सेवा क्षेत्र भी नहीं होगा। हम बताते हैं आप लोग को। हमको लग रहा था कि देखिए पहला पार्ट में ही पढ़ाए हैं हम यहाँ पर, और वही लोग सभी लोग जुड़े हैं, एक दो बाहरी लोग होंगे मानते हैं, तो आप लोग को तो कम से कम बता देना चाहिए था। सूती वस्त्र उद्योग में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक लोग रोजगार माने पाए हैं, सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला है कृषि के बाद सूती वस्त्र उद्योग में, याद रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, भविष्य में आपको कई बार ये देखने को मिलेगा। अगर इसमें प्रतियोगिता वाले बच्चे जुड़े होंगे तो उनके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कृषि के बाद, अच्छा यहीं पर एक और प्रश्न क्लियर करा देते हैं आपको कि सबसे अधिक रोजगार देने में, जैसे महिलाएं सिर्फ महिला की बात कर रहे हैं, महिला कौन से रोजगार में सबसे अधिक लगी है बताइए? चूंकि अर्थव्यवस्था हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था में धन से संबंधित सारा होगा, सिर्फ पैसा पैसा के चारों तरफ ये विषय घूमता रहता है। सेवा क्षेत्र महिला नहीं, अमोधार्या नहीं। चाय, बहुत बढ़िया, अंकित यादव।
ये जान के हमको अच्छा लगा कि अभी तक याद है, एक दिन बताए थे। चाय उद्योग में महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोज़गार मिला हुआ है। बहुत बढ़िया, गुड। अगला प्रश्न पे चलते हैं। स्वरोजगार का अर्थ क्या है भैया? बहुत ही आसान है, स्वरोजगार। बहुत अच्छा सर। बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। चाय क्षेत्र, हाँ, चाय क्षेत्र ठीक है, हो गया। इसमें बताइए स्वरोजगार का अर्थ क्या है? स्वरोजगार मतलब खुद से रोजगार करना, इसका अर्थ क्या है? देखिए, प्राइवेट नौकरी, खुद का व्यवसाय, सरकारी नौकरी, ठेका। ये ठेका। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, खुद का रोजगार। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बी, बहुत बढ़िया। अमोदारिया बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है इससे। देखिए, हाँ, बस ठीक, छोड़ दीजिए। आंसर कोने-कोने पे दे दिया है तो थोड़ा समस्या हो रहा है। अगला बार से उसको हम पहले ही हटा देंगे। अब क्या कीजिएगा, एआई का युग है, एआई से काम कराइएगा तो ऐसा तो होगा ना। मज़दूरों को नियमित कार्य और वेतन कब मिलता है? ये प्रश्न है। मज़दूरों को नियमित कार्य और वेतन कब मिलता है? सोच के बताइएगा। 17 ए, प्रदीप कुमार बी। ठेके पर, ठेके पर सही बोले। सब काम बंद हो जाएगा लेकिन ठेका बंद नहीं होगा, नियमित एकदम पैसा वहाँ से मिलता रहेगा। नहीं जी, बी होगा, बी होगा। राइट, गलत, है गलत, है गलत। नियमित आय कहाँ से मिलेगा? संगठित क्षेत्र से। इसीलिए आप नौकरी के पीछे काहे पूरा देश भाग रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, ये जो 4 गो राज्य जो सबसे ज़्यादा अपने देश में जनसंख्या रखने वाला राज्य है, ये सब काहे नौकरी के पीछे भाग रहा है? नौकरी आप कहते हैं ना कि नौकरी जिसको मिल गया जीवन सिक्योर हो गया, सुरक्षित हो गया। तो नियमित आय, काम हो चाहे नहीं हो, 30 तारीख हुआ कि आपका वेतन अकाउंट में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि मजदूरों को नियमित कार्य और वेतन कब मिलता है? सरकारी कार्य में आपको नियमित समय पर एकदम पैसा मिल जाएगा, उसमें निश्चित है। जैसे देख लीजिए, कोरोना के समय सब चीज़ बंद हो गया, सब व्यवसाय बंद हो गया, ठेका तक बंद हो गया। ठेका बंद हुआ होगा कि नहीं पता नहीं। जैसे दिया है ना ठेका, संगठित ये वाला सही है। असंगठित क्षेत्र में जितना प्राइवेट सेक्टर था, कंपनियाँ थी, सब बंद होने लगा, सब लोग अपने-अपने गाँव पर आ गए भाग के, कोरोना के समय में। लेकिन जो लोग सरकारी सेवा में थे, वो ड्यूटी पर हों चाहे घरे हों, उनका पैसा कटा क्या? नहीं ना। तो ये हो गया आपका श्योर एकदम संगठित क्षेत्र। इसीलिए तो सारे लोग सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी में एक बार चले जाएँ, जीवन सिक्योर हो जाएगा, कुछ भी हो पैसा मिलता रहेगा। अच्छा, शीला कुमारी सी, सी ठीक। इसके बाद में अगले पाठ पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर, पाठ पर नहीं, पाठ तो अगला दिन कराएँगे। करुणामय कुमार बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। असंगठित क्षेत्र में इसको पहले हटा दीजिए। हाँ, असंगठित क्षेत्र में कौन-सी समस्या आम होती है? असंगठित क्षेत्र में माने प्राइवेट सेक्टर में कौन-सी समस्या आम समस्या है? विकल्प देख लीजिए, ओवरटाइम भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी, लाभांश। बताइए। 18 का डी, ये करुणामय का उत्तर है। अंकित
18 का सी बोल रहे हैं बेरोजगारी। और कोई ए, एक आदमी ने उत्तर दिया। ये 18 का ए, रोशन यादव डी। अब हम आपको समझाते हैं, ये सब समझ में काहे नहीं आ रहा है, ये समझ में काहे नहीं आ रहा कि का ये पूछ रहा है। हम आप लोग को क्लास में क्या बताते हैं कि आप ना किसी चीज को माने बढ़िया से सीखने का अंदर से प्रयास कीजिए, उस पर शोध कीजिए कि वास्तव में क्या ये चीज है। और जब ये सीख जाइएगा तो पढ़ना सीख जाइएगा। प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। असंगठित क्षेत्र में कौन सी समस्या आम होती है, जैसे प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट व्यवसाय या फिर मजदूरी, इसमें कौन समस्या आम है? तो बेरोजगारी। प्राइवेट नौकरी का कोई ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, कंपनी बंद हो गई तो हम बेरोजगार हो गए। हम अपना दुकान खोले हैं, कोई व्यवसाय किए हैं, ठेला लगाए हैं विक्रमगंज में, चाय बेच रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि वहां से कोई हटा दिया, या फिर बारिश हो रहा है दिन भर बारिश, तो उस दिन तो आप बेरोजगार हो गए कि नहीं? कोई हटाया या नहीं हटाया वो छोड़ दीजिए, हम ठेला लगाते हैं, दिन भर बारिश हुआ, बरियारी ले जाके चिमकी उमकी तान के लगेबे करेंगे, लगाइए, कस्टमर नहीं आएगा, दिन भर आप बेरोजगार रहेंगे। रोजगार में कब आपको कहेंगे हम? ऐसा नहीं है कि दिन भर व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला तो आपका रोजगार में कहेंगे, नहीं। रोजगार में तब कहा जाता है जब आप दिन भर काम किए, उसके बदले में पैसा मिलेगा। इस शुरू में आपको हम बता दिए हैं। तो आप ठेला लगाए हैं, दिन भर बारिश हुआ, कस्टमर नहीं आए, आपका बिक्री नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ, इस स्थिति में आपको बेरोजगार ही कहा जाएगा। तो ये वाला उत्तर आपका बेरोजगारी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न को पहले विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण करना सीखिए, अर्थशास्त्री बन जाइएगा। किस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती है? सेवा किस क्षेत्र में है? इसका उत्तर बता दीजिए। 19 का सी। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक, इतना तो कम से कम सीख गए। 19 का सी किस क्षेत्र में सेवा? तो सेवा तीसरा क्षेत्र में आता है। और लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग को कौन से क्षेत्र में रखे जाता है चाहे कहा जाता है? यह आप बता दीजिएगा, बता दीजिए। 20 का उत्तर, 20 का सी, मोधारिया सी। बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोगों ने पहला पार्ट का अर्थव्यवस्था का जितना चीज था, अगर डिफिनीशन सुने होंगे, यदि नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, देखिए, समझिए एक पार्ट। ये पाठ खत्म करना अलग बात होता है, हम कितना सीखे इसका विश्लेषण करना अलग बात होता है। तो सीखने का प्रयास कीजिए। और जो पीडीएफ का बात रहा ना, तो पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसको टिपिए, वहां जाके ज्वाइन हो जाइए, हम पीडीएफ भेज देंगे। अभी नहीं, जब सब कोई जुड़ जाएगा तब, ठीक है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए लोग होंगे। और मिलते हैं। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है का? 20 का सी, ठीक है। आज का क्लास हमको लग रहा है कि आप लोगों को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए ठीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ, यानी अर्थव्यवस्था में दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए एक और बात, कल है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के लिए सबको हार्दिक बधाई। सब कोई खुशी से त्योहार को मनाइए, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो जितना में है, अर्थव्यवस्था तो यही पढ़ रहे हैं, 5 रुपए का राखी भी बनाएगा तो वही खुशी, और 500 का भी बांधेंगे तो वही खुशी। खुशी तो बराबर हो जाएगा, लेकिन मिठाई के मिठास में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।